हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। 2026 में एक नौकरी आपके पास हो, कम से कम इतना प्रण तो 2026 में ले ही लीजिए। अगर 2026 के शुरुआत में भी अगर कोई ऐसा प्रण ना ले पाए और यूपी पुलिस की वैकेंसी सामने हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर आपकी मानसिकता में दिक्कत है। तो भाई ये प्रण तो लेना पड़ेगा, तभी आप शायद उतनी मेहनत दे पाते हो उसको जिसमें आप सेलेक्ट होना चाहते हो। मुझे लगता है कि यूपी पुलिस बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है। वर्दी वाली जॉब भी है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ वर्दी चाहते हैं। पुलिस उसमें नंबर 1 पे आती है, और अपने स्टेट की पुलिस हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। चलिए, तो मैं आज बताने वाला हूं उन सभी बच्चों को जो भी फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उनको ये वीडियो फॉर्म भरने से पहले देखना चाहिए। अभी आप देखना चाहते हैं शुरुआत में तो उतना फायदा नहीं है। जब आपको फॉर्म भरना हो तब ये जरूर देख करके जाना। आपको एक एक कॉलम बताऊंगा। हो सकता है इसको बहुत सारे लोग जो फॉर्म भरते हैं साइबर कैफे में बैठकर, वो भी हो सकता है बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हों, तो वो लोग भी देखते हैं। और वो लोग देख करके तब वो किसी बच्चे का देखिए, जो सीरियस होंगे इंटरनेट पे बैठे हुए, वरना तो वो ये मान लेते हैं मैं सबको सब सर्व ज्ञाता हूं, मुझे क्या ही जरूरत है। भाई मुझे भी भरना है ना, तो मैं भी कई बार देखूंगा, तो मेरे हाथ से किसी का भी फॉर्म गलत ना हो, ऐसा सिंसियर भी होते हैं कुछ लोग। वो देखते हैं कि भाई कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। जिस बच्चे को नहीं पता है उसके लिए हम गलत प्रेफरेंस तो ना भरें कम से कम। तो भाई ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको सब जगह कैसा इंटरनेट वाला साइबर कैफे वाला मिलेगा आपको नहीं पता। वो उसको आपके करियर की चिंता नहीं है क्योंकि वो उसका फॉर्म भी नहीं है, उसको चिंता होगी भी क्यों। तो आप उसके एक गलती से, क्योंकि आप मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सर ये कैफे वाले ने गलत कर दिया, ये तो साइबर कैफे वाले की गलती है, मेरी गलती थोड़ी है। भाई ये थोड़ी है यार, उन्होंने बोला थोड़ी है भर्ती बोर्ड ने कि आप साइबर कैफे वाले से भरवाओ। वो तो ये मान रहे हैं आपका फॉर्म है, आपने भरा होगा, ठीक है। तो इसलिए वो सब बातें, सब बहाने होते हैं कि भाई उसने गलती कर दी, इसने, ये गलती आपकी है अगर आपका फॉर्म है तो। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, देखिए ये ज्यादा ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ करेक्शन का कोई समाधान नहीं किया गया है। वो बात अलग है, आगे हो जाएगा या नहीं होगा अभी नहीं पता। पिछली बार यूपीएसआई में दे दिया था उन्होंने, जब बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, पर अब होगा या नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि फॉर्म में कोई गलती ना हो जाए फॉर्म में कोई गलती ना हो जाए भाई, इसलिए ये वीडियो देखना जरूरी है। कुछ बच्चे तो फॉर्म भर भी आए होंगे, मुझे पता है, ऐसे एडवांस बालक भी हैं यहाँ पर। तो फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो को देख करके आप अपना फॉर्म खुद भर दोगे घर पे बैठ करके। इतनी सहजता से बताऊंगा हर एक चीज। upbpb.gov.in, ये गूगल क्रोम पे जाकर के ये टाइप कर दोगे तो आपको सही वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपको क्या क्लिक करना है, या तो यहां आ जाए आरक्षी नागरिक पुलिस, इस पे क्लिक कर दें, पर ये चलते रहते हैं ऐसे। तो फिर यहाँ नोटिस वाले कॉलम पे क्लिक करें, तो नोटिस, फिर ये रुक जाएंगे। रुक जाएंगे तो इस तरह से नोटिस आएगा, इस तरह से ऊपर ही, ये रुक गए। इस पे क्लिक करते ही फिर ये आ जाएगा, ओके कर दें, ठीक है। अब ओके करने के बाद फिर आप इस पेज पे पहुंच जाते हैं। तो यहां पर अगर आपने पहले कभी कोई फॉर्म इस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं किया है तो ओटीआर भी नहीं किया होगा। तो ओटीआर करने वाले बच्चों को रजिस्टर हेयर दबाना है, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं भर्ती यूपी पुलिस का। या जिसने एसआई का भर दिया उसको जरूरत ही नहीं है, जिसने होमगार्ड का भर दिया उसको ओटीआर की जरूरत नहीं है, वही वाला ओटीआर। यहाँ लॉग इन विद आधार या लॉग इन विद डिजी लॉकर, लॉग इन विद अकाउंट, तो मुझे लगता है कि अकाउंट के अगर आईडी पासवर्ड याद है तो उससे कर लो। डिजी लॉकर पे सब होंगे नहीं, तो लॉग इन विद आधार भी कर लीजिए, कि अगर आपके आधार में आपका ही मोबाइल नंबर है तो फिर उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, फिर इसको क्लिक कर दीजिए। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मुझे ओटीआर करना है तो ओटीआर कैसे करूं, तो ओटीआर वाले बच्चे एक वीडियो देखें, यूपी पुलिस ओटीआर डाल दें बस। ओटीआर कैसे करें तब भी देख लेंगे। 8.25 लाख बच्चे देख चुके हैं इस वीडियो को, शिवम सर ने बना रखी है एक एक पॉइंट। ओटीआर में क्या करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी आपकी बेसिक डिटेल, 10th की डिटेल, माता पिता का नाम, आपका नाम, कैटेगरी सब भरवा लेता है ये बेसिक डिटेल, है ना।
बाकी डिटेल तो जो गहराई की डिटेल है वो इस फॉर्म में मांगता है। तो भाई ये डिटेल आप कैसे भरें, कहाँ से ओटीआर करें, वो सब इसमें समझा रखा है। ओटीआर वाले बच्चे तो उस वीडियो को देखें, फिर इस पे आएंगे, वो भी ओटीआर करने के बाद फिर से ये पेज पे आएंगे और फिर उनको भी यहीं लॉग इन विद आधार आईडी या लॉग इन विद अकाउंट, भाई ओटीआर वाले हो तो अकाउंट तो अभी बनाया होगा, फिर वो यहाँ डाल देना। नहीं तो आधार से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर है तो जनरेट आधार ओटीपी, तो आपका ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी इसमें डाल दोगे, सक्सेस हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप अकाउंट के आईडी पासवर्ड भी भूल गए तो भी आप आधार से जा सकते हो, अपने अकाउंट में एंटर कर सकते हो। अच्छी बात ये है। अब यहां पर फिर अगले पेज पे ये आ जाता है, लॉगिन होते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहां ऑनलाइन एप्लीकेशन में आजकल एक ही भर्ती चल रही है, वही यही यूपी पुलिस वाली है ना, क्योंकि पहले तो इस पे होमगार्ड भी आता है यहाँ पर, होमगार्ड के तो फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं अब, तो यहाँ फिर वो अप्लाई पे कर दें। चल रही है एसआई की, एएसआई वाली चल रही है, अच्छा अच्छा, हाँ वो भी चल रही होगी भाई, एएसआई वाली शायद नीचे होगी, हाँ ये रही, दो भर्ती चल रही है। तो ये रहे, इस पे टिक करेंगे जब आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो यूपी पुलिस वाली ये है भर्ती, यूपी पुलिस वाले अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो एएसआई वाले नीचे वाले भर देंगे, उनके लिए कोई सेपरेट वीडियो तो आई नहीं है, वो भी कहेंगे कि हमारे लिए तो बना ही नहीं, भाई वही चीज है उनके लिए भी। अब आप देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिया, अब दूसरे नंबर पे कॉलम पे आ गया ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये कहां से है? अरे भाई ये इस पेज से अप्लाई पे क्लिक करते ये अपने आप खुलेगा, एक एक स्टेप बिल्कुल नेक्स्ट पेज का बता रहा हूं। ये सारी डिटेल आपको भरी हुई मिलेंगी आपके ओटीआर से, ओटीआर में ये सब भरा हुआ था आपका, चाहे जब भी भरा हो, इस वेबसाइट नहीं भूलती आपको। आपने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, ये सब भरा हुआ ऑलरेडी मिलेगा, ये जो ब्लैक ब्लैक हो रखा है। अब एक चीज है जो मदर्स नेम, जो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, मदर्स नेम यहां फिर से डालना पड़ेगा, वो आप डाल देंगे। नेक्स्ट, ये सब भरा हुआ मिलेगा व्यक्तिगत विवरण। देखिए आवेदक का पूरा नाम, ये दिनांक, ये जेंडर फिर से डाल दो, मेल, राष्ट्रीयता सिटीजन ऑफ इंडिया, भरा हुआ मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी वैवाहिक स्थिति ये आपको भरनी पड़ेगी, क्या पता शादी हो गई हो, पहले नहीं हुई हो और अब हो गई हो, इसलिए भरनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मूल निवास का विवरण आपको देना होगा कि हाँ क्या आप उत्तर प्रदेश वासी हैं तो यस करना है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो नो करना है। आपके अवसर में जनरल से हूं, मुझे मूल निवास नहीं बनवा रखा, तो मुझे यस करना है, नो करना है, यस तो करना ही पड़ेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो। सिर्फ नो वो करेंगे जो उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, बाकी सारी कैटेगरी यस ही करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट, मतलब मैंडेटरी नहीं है, स्टार नहीं लगा रखा, जरूरी नहीं है सबको भरना पड़े, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले हैं वो तो सब इसमें जरूरत ही नहीं है। अब कोई कहे कि सर मैं तो जो है वो जनरल कैटेगरी का हूं, तो फिर उनको ये नहीं भरना पड़ेगा शायद, है ना। मूल निवास नहीं है मेरे पास तो नहीं है, तो कोई बात, जनरल वालों को तो नहीं भरना पड़ता। मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने का जिला, तो भाई जिला भी हाँ आपको पता ही होगा किस जिले से आपका जारी हुआ है। उसमें एक अथॉरिटी पूछता है कौन सी अथॉरिटी से बना है आपका मूल निवास, तो ये देख लेना तहसीलदार, एसडीएम क्या लिखा हुआ है आपको, जहां साइन होते हैं ना मूल निवास पे वहां दिख जाएगा, डीएम है, एसडीएम है या तहसीलदार है, इनमें से ही कोई होगा। वैसे तहसील डीएम नहीं होता, एसडीएम और तहसीलदार ही होता है अधिकतर। मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, और भाई ये आपको ना लिखना नहीं है, ये यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये अपने आप हो जाएगी अथॉरिटी, दिख जाएगी कौन से ने साइन कर रखे हैं आपके। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लिखा रहता है तो वो एसडीएम ही है, उसकी फुल फॉर्म है वो। ठीक है, कई बार सब उसको देख करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सब रजिस्ट्रार भी हो सकता है शायद इसमें, वो आप देख लीजिएगा क्या है। तो यहाँ किसका बना हुआ है, मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है, तिथि भी आपको पता ही है, जारी करने की तिथि लिखी हुई होती है, उस पर वो भर देंगे। आवेदन पत्र यानी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवेदन संख्या क्या है, इसको सही गौर से भरना। कई बार सीरियल नंबर को हम भर देते हैं मूल उसमें, और कई बार उसको, और इसके लिए परेशान रहते हैं। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है, तो इन दोनों को बिल्कुल गौर से भरवाना। वरना आप ये सोचते रहोगे मेरा फॉर्म अब रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, जबकि ये छोटी सी बात है, शायद इससे कुछ दिक्कत भी नहीं होगी, पर
ये आपको परेशान जरूर करके रखेगी, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से भरना है ना, कौन सी चीज वो है और कौन सी चीज वो है, वो लिखा रहता है साफ साफ मूल निवास पे, देखते ही समझ आ जाएगा आपको। बस देखते नहीं इसलिए भरवा देते हैं, और भाई इंटरनेट वाले को मतलब नहीं, वो तो सीधा भर देता है। श्रेणी कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीम लेयर, ये सर्च करें भाई। देखो यहां ना सेलेक्ट करना है आपको, एक ओबीसी क्रीम लेयर होता ही है, एक ओबीसी नॉन क्रीम लेयर। अब क्रीम लेयर तो वो तो जनरली माना जाता है क्रीम लेयर, तो उसको 18 से 22 साल ही मिलेगी एज का। नॉन क्रीम लेयर करना इसको, अगर आप ओबीसी का फायदा लेना चाहते हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट है आप पर, उस पर भी लिखा रहता है एनबीसी नॉन एनसीएल नॉन क्रीम लेयर लिखा रहता है। ठीक है, आप देख लेना। तो इसको ओबीसी एनसीएल ही क्लिक करना है सबको, जिनका ओबीसी का सर्टिफिकेट। और भाई फिर ये श्रेणी प्रमाण पत्र मतलब कैटेगरी प्रमाण पत्र जो है, ये आपका जारी करने वाला जिला, जैसे मूल निवास में भरा आपने, किसको कौन जारी करता है, अथॉरिटी एसडीएम है, तहसीलदार है, कौन है वो इसमें सेलेक्ट हो ही जाएगा। और बाकी श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यानी तिथि भी आपको इस पे से डल जाएगी। श्रेणी यही है, कैटेगरी वाला ही। तो भाई श्रेणी प्रवेश प्रमाण पत्र आवेदन संख्या फिर से वही डालनी है, और ये प्रमाण पत्र क्रम संख्या, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। तो ये सब वही डिटेल जो आपने डोमिसाइल में डाली, ऐसी ही आपको जाति प्रमाण पत्र में डालनी है। क्लियर है सारी बातें, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, इनको जरूर जरूर देना है आपको, ठीक है। और थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, वैसे तो मैं कहूंगा कि नहीं चलेगी, पर थोड़ी बहुत यहाँ सीरियल वीरियल में चल जाती है। परेशान मत होना, अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपकी गड़बड़ हो गई है तो आगे सुधार लेना। वैसे सुधार का मौका अभी तो नहीं दे रखा, शायद आगे मिल जाए, ठीक है। पर कोशिश करो कि गलती ना हो, वरना टेंशन रहेगी, ठीक है। चलिए तो भाई सर्टिफिकेट का इतना भी ध्यान रखना, मूल निवास आपका कितना भी पुराना चल जाएगा, लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो। कल बताया था मैंने वीडियो में, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो, और 30 जनवरी 2025 से पहला बना हो, 26 से पहला बना हुआ हो। 30 जनवरी 2026 से पहला, 1 अप्रैल 2025 से बाद का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। एससी का सर्टिफिकेट है, किसी का एसटी सर्टिफिकेट है, तो वो कितना भी पुराना चल जाएगा, बस 30 जनवरी 2026 से पहले बनवा लेना। ये है उसमें मूल निवास 30 जनवरी 2026 से पहला चाहिए, कभी का भी बना हुआ, किसी भी कैटेगरी का, कोई दिक्कत नहीं है, मूल निवास में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये कल मैंने सारी बातें डिटेल में डिस्कस की हैं। अब मैं बात करता हूं भाई, देखो ये विवरण भी देना पड़ेगा आपको कि आपका स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, जिला कौन सा ये है, और पता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राज्य ये सब देखो, ये है आपका पत्र करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये है आपका परमानेंट एड्रेस, यानी इस एड्रेस को आप वहां का भी दे सकते हो जो आपका जहां रह रहे हो आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्थायी पता है, जहां आपके परिवार का हमेशा कोई ना कोई रहता ही है, जहां आपका मूल स्थान है फाइनली, वो वाला स्थायी पता। कई बार 90% केस में तो ये दोनों सेम होते हैं, तो फिर यहां टिक कर दें, इस वाली डिटेल को ये अपने आप ले लेगा, भरनी नहीं पड़ेगी अगर ये सेम है तो। और अगर ये सेम नहीं है तो ये टिक नहीं करना, ये अलग भर दो, वो अलग भर दो, ठीक है। स्थायी पता समझ में आ गई। और ये आप कहो कि सर स्थायी पता मेरा दूसरा राज्य भी हो सकता है, नहीं, वो दूसरा राज्य आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में रखना। अगर आपने इस मूल निवासी उत्तर प्रदेश के बोले हो तो स्थायी पता फिर आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, है ना। तो इतना तो ध्यान रखा करो भाई। गृह जिला व राज्य, तो गृह जिला उत्तर प्रदेश है तो ठीक है, जिला भी आप उसमें भर ही देंगे, अदर स्टेट है तो वहां स्टेट भर देंगे, पिन कोड वगैरह ये सब थाने वाने के आपको पता ही है, नेक्स्ट आप भर देंगे। नेक्स्ट में आप आते हैं तो फिर वही है, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये दिखाया है, फिर ये ऐसे ग्रीन ग्रीन सा आना लगेगा, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड। अब नेक्स्ट कर दें, पहले सेव होंगी फिर नेक्स्ट होगा, तो ये सेव तो हो गई। सेव होने के बाद फिर ये आएगा कि आपने पर्सनल डिटेल का एकदम ब्लू हो गया, इसका मतलब ये काम खत्म कर दिया है। लेकिन नीचे ही एक कॉलम है, क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के आश्रित हैं, तो भाई डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो आप, अगर हो तो यस करो, वरना नो करो, नो ही करेंगे बच्चे। नेक्स्ट, फ्रीडम फाइटर का नो हो गया, फिर है भूतपूर्व सैनिक,
हो तो यस करो वरना नो करो। फिर है उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी, यस करो वरना नो करो। नो नो ये अधिकतर का तो यही होगा। होमगार्ड्स का विवरण देखो, अब अगर आप होमगार्ड होते तो यहाँ बहुत सारे फायदे मिलते, है ना, तो ये भर्ती में छूट मिलती है जो भी कुछ है। तो हैव यू सर्व और 3 साल होमगार्ड की नौकरी की हो तब कांस्टेबल में उसका फायदा मिलता है। तो यहां अभी आप नहीं है तो नो करेंगे वरना तो यस करेंगे। होमगार्ड वाले नो करेंगे। तो होमगार्ड का कॉलम होता है, उसकी कट ऑफ भी अलग जाती है, उसके लिए फिक्स पोस्ट भी होती हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, ये अब हमने 2 चीज भर ली, पर्सनल डिटेल भी भर दी, अदर भी, तो ये बिलू बिलू होता चला जाएगा। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे वाले पे आ रहे हैं। तो 10th वाला ये खुद लेगा ओटीआर से, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। लेकिन 12th वाला भी पेंडिंग है, 12th तो जरूरी है, जब इसको भैया फॉर्म को भर रहे हो आप नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करते ही आपका 12th का विवरण इसमें ऐड करने के लिए कॉलम आ जाएगा कि 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट, रोल नंबर क्या है, प्रमाण पत्र क्रमांक, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। रोल नंबर और प्रमाण पत्र जो क्रमांक है ना, ये आपकी मार्कशीट पर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। प्रमाण पत्र क्रमांक वैसे प्रमाण पत्र कहते हैं जो आपकी सर्टिफिकेट होता है उस पे से, मार्कशीट वाले को डाल देते हैं बहुत सारे बच्चे। रोल नंबर भी मिल जाएगा आपके सर्टिफिकेट या सनद को, सनद बोलते हैं हिंदी में, उस पे से रोल नंबर भी मिल जाएगा। रोल नंबर तो सेम ही होगा सनद पे भी और मार्कशीट पे भी, बस सीरियल नंबर जो है सर्टिफिकेट का वो मार्कशीट का नहीं डालना, सर्टिफिकेट कहते ही सनद को है तो उसका सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। बोर्ड आपका कौन सा, इंटरमीडिएट, इसको थोड़ा देख लेना, कई बार संस्कृति बोर्ड भी आ जाता है इसमें, तो वो पढ़ लेना, बस ऐसे ही लिखा होता है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन संस्कृत, ऐसे लिख देता है बस वो, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना। क्लियर है, चलो सारी बातें, तो ये बोर्ड आप सेलेक्ट कर ही लेंगे, मतलब लिख ही देंगे, और ये उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष कौन सा है वो यहाँ लिख जाएगा, और यहाँ ये ऐसे आ जाएगा। एडिट करना है तो इस पेंसिल पे क्लिक करो, फिर से एडिट कर दो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेट अपलोड करवा रहा है ये, यानी हम ये सारी चीजें दे चुके हैं, अब अपलोड वाले कॉलम पे आ चुके हैं। तो अपलोड वाला कॉलम क्या है, और फिर एक ही चीज दिख रही है बाद में, प्रीवियस एंड रिव्यू एंड सबमिट, हो गया फॉर्म कंप्लीट। तो भाई ये इस वाले पे आ गए हम, अपलोड वाले पे। तो अपलोड में क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, तो यहाँ ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे क्योंकि इस बच्चे ने ओबीसी भरा है। एससी वाले का यहाँ एससी आ जाएगा, जनरल वालों के लिए यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, है ना। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस आ जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे, और अब तक ये पेंडिंग आ रहा है, फिर देखना क्या आएगा आगे। डोमिसाइल कर देंगे, 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट मार्कशीट। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों के लिए अलग अलग कॉलम है, कई सारे बच्चों का एक ही है, ज्वाइंट में है दोनों, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी, तो दोनों जगह वो इसी को अपलोड कर देंगे, सेम चीज है ना। यहाँ 12th की भी अलग अलग दे रखी, कई बच्चों पे 2 चीजें हैं अलग अलग, कई बच्चों पे एक सेम चीजें हैं, तो सेम चीजें दोनों जगह अपलोड हो जाएंगी। क्लियर है, एक एक कॉलम। तो भाई फॉर्म गलत ना हो, इस वजह से मैं खुद इस वीडियो पे बना रहा हूं, ताकि एक भी बच्चे को टेंशन फालतू की ना रहे, सिर्फ पढ़ाई की रहे। 2026 से शुरुआत शानदार होनी चाहिए, ताकि एक नौकरी आपके हाथ में हो। जब आप अपलोड कर देंगे तो सारी अपलोडेड ऐसे लिखे आ जाएंगे, अपलोड हो चुका है। आपको देखना कई बार क्या होता है कि हम 12th वाले में 10th का कर जाते हैं, 10th वाले में 12th का, तो एक बार देख भी सकते हो, आई बनी हुई है ना, इस पर क्लिक करो कि सही जगह सही चीज अपलोड करी है या नहीं करी है, वैसे चेक भी कर सकते हो। सफलतापूर्वक अपडेट किया गया है, यानी अपडेटेड सक्सेसफुली ऐसे लिखा हुआ आएगा, ग्रीन चल रहा है, इसका मतलब मामला ठीक है। अब देखो, ये है आपका लाइव फोटोग्राफ, कैप्चर लाइव इमेज, ऐसे आप करके भाई पीछे ना बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा रखना, कहीं पंखा कुर्सी मेज ना आ रहे हो, तो वो देख लेना कि पर्दा वर्दा साफ सुथरा सा हो, या कोई दीवार हो साफ सुथरी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फोटो खिंचवाना बढ़िया सा, ठीक है। मलूक सा बाल वाल बना के बढ़िया से, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो वैसा फोटो होना चाहिए। दाढ़ी वाड़ी बनवा लेना भाई, है ना। और ये आपके सिग्नेचर का है, सिग्नेचर के लिए भी क्या कंडीशंस ध्यान रखनी है, प्लेन पेपर हो, लाइनिंग वाला पेपर नहीं चलेगा, ब्लैक पेन से ही आपने सिग्नेचर कर रखे हो, और रनिंग वे में सिग्नेचर हो, यानी
हिंदी में आप करते हो तो कोई दिक्कत तो वैसे होती नहीं है, पर मेरी सलाह है आपको, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर ना करें, और भाई जो पहला लेटर है वो कैपिटल बन जाए। अब जैसे दो वर्ड है आपके सिग्नेचर में, अंकित भी और भाटी भी है, तो ए और बी बड़े बना सकते हो, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे, तो उसको रनिंग हैंड बोलते हैं। तो रनिंग हैंड में सिग्नेचर जरूरी है। इसकी वजह से रेलवे ग्रुप डी में बच्चों को एग्जाम से वापस भेजा है भाई, फॉर्म रिजेक्ट छोड़ो, एग्जाम से वापस, बताओ कितनी बड़ी बात है। फिर आगे नेक्स्ट, तो ये इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं जो मैंने आपको बोल के बताए हैं वो सब। फोटो भी ध्यान से देखना, सामने देखते हुए ऐसे ना देखो, ऐसे करके खिंचवाते हो ना सेल्फी टाइप, ऐसे मत खिंचवाना, ठीक है। फोटो साफ सुथरा हो, कोई चमक धमक बहुत ज्यादा ना हो, काला पहला ना आ रहा हो, छाया ना आ रही हो, कोई मतलब परछाई आ रही हो और आपने फोटो खींच लिया, ऐसे मत करना, है ना। चलो वो सब इसने समझाया हुआ है ना इस सेक्शन में। अब आगे बात करते हैं कि भाई ये जो 5 आपकी चॉइस है, इसके लिए बहुत सारा बच्चा आया है कि पोस्ट प्रेफरेंस को और समझा दो। ये कब आएगी? फोटो अपलोड करते ही, नेक्स्ट करते ही, साइन अपलोड करते ही ये आ जाएगा कि अब आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस भरो। देखो पोस्ट की प्रेफरेंस अब आप भरेंगे तो ये आपने क्रम में उसने दे रखी है, तो आप कई बच्चे क्या होंगे कि इसी को क्रम को न्यू का न्यू ही उतार देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अच्छी बात यह है, पर उसने शुरू में सिविल पुलिस ही दे रखा है, कई बार पीएससी लिख देता है ऊपर, और फिर बहुत सारा बच्चा तो क्रम ही उतार देता है। और बच्चा क्यों उतारता है भाई? वो इंटरनेट वाला भर देता है, बच्चे को तो पता ही नहीं है उसने क्या भरा है। जब वो सेलेक्ट होने के कगार पे पहुंचता है तब देखता है, और यार ये क्या हो गया। देखो ये पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे भर जाएंगी आपकी, प्लस प्लस करते चले जाना। जैसे इस सबसे पहले आपको इसमें से मान लीजिए घुड़सवार पुलिस डालनी है, तो इस पे पहले टिक कर दो, तो वो सबसे नंबर 1 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फिर मान लो ये डालनी है, मान लो जेल वार्डर, तो नंबर 2 पे आ जाएगी। ये 2 लिखा आएगा उसके आगे, देखो प्रेफरेंस 1, ये सिविल पुलिस किसी बच्चे का फॉर्म है। अब आपको महिला कैसे करेंगी? महिला पुरुष ऐसे ही है, देखो जैसे पुरुष हो तो पुरुष की 5 प्रेफरेंस दिखाएगा इसमें, अगर कोई महिला है तो यहाँ 3 ही पोस्ट का नाम दिखाएगा, तो यानी ये पुरुष का फॉर्म है तो 5 उसको भरनी है। प्रेफरेंस 1 आरक्षी नागरिक पुलिस, पुरुष महिला लिख रहा है, इससे कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये दोनों के लिए वैकेंसी इसलिए लिख रखा है। तो सिविल पुलिस पहले पर डालनी है, ये तो सभी डालते हैं, पुलिस का मतलब ही सिविल पुलिस होती है। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 पे बहुत सारे बच्चे जेल वार्डर भी डालेंगे, बहुत सारे बच्चे घुड़सवार भी डालेंगे, बहुत सारे बच्चे विशेष सुरक्षा बल भी डालेंगे। नंबर 2 की अपनी अलग अलग कहानी हो सकती है, लेकिन लास्ट में बहुत सारे बच्चे पीएससी देंगे, और सही भी है। पीएससी की जॉब स्टेबल नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा फिर से विवरण बता देता हूं, मैंने कल भी वीडियो में बताया है कि मेरे भाई जो सिविल पुलिस है ये आपकी थानों की पुलिस है। विशेष सुरक्षा बल जो मेट्रो हैं, जिनमें पुलिस की ड्यूटी है चेकिंग वगैरह पे, वो सब इसकी ड्यूटी रहेगी। और आपके जो वीआईपी वगैरह उनकी सिक्योरिटी में आप फोर्सेस देखते होंगे, तो वो भी विशेष सुरक्षा बल के अंदर आ जाता है, तो वो ड्यूटी वो रहती है। नेक्स्ट है घुड़सवार पुलिस। तो घोड़ा पुलिस आपको पता है भैया, इसका स्पेशल टाइम फिक्स होता है और बहुत कम, मतलब मैं कहूँगा काम तो ना के बराबर ही होता है। तो घुड़सवार पुलिस में बहुत बच्चे खुश रहते हैं, बढ़िया पुलिस है। जानवरों से प्रेम करते हो तो भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इस पुलिस का यूज भी बहुत ही लिमिटेड टाइम पे ही होता है, बहुत ही जरूरत के टाइम पे, कि तो इसलिए इनका वर्कलोड उतना ज्यादा है नहीं, और पोस्ट भी 70-71 ही है। इस बात पे मत जाना कि 70-71 है तो इसको लास्ट में ही भरूं, नहीं, पोस्ट से कोई मतलब नहीं है कि भाई वो कम है तो मैं उसको नीचे भरूं और ज्यादा है तो ऊपर भरूं, नहीं, इससे कभी कोई फायदा नुकसान नहीं होता। इससे उल्टा नुकसान ही होता है कि हमें जो पोस्ट सबसे, मतलब जिसकी कम भी, कम पे भी गई है ना कट ऑफ, और आपने उसको सबसे ऊपर भर रखा है, और आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हों आपको वही मिलेगी, ये बात है। तो उससे नुकसान हो जाता है। तो आपको जो सबसे ज्यादा पसंद नौकरी हो उसको ऊपर भरें बस, ठीक है। और जेल वार्डर पुलिस, तो इस क्रम को ना देखें कि भाई ये जो क्रम भर रखा गुरुजी ने इसको भरेंगे, मैंने आपको सबके काम बता दिए। पीएससी का बस्ता हमेशा उठा रहता है, कभी 15 दिन में अपने जिले में भी रह सको, पर यह भी हो सकता फिर 500 किलोमीटर दूर प्रयागराज पहुंच गए, फिर पता लगी कि आप जो है देवरिया पहुंच गए, तो ऐसे आप बदलते रहोगे। तो ये पीएससी का होता है, और पीएससी की ड्यूटीज फिक्स नहीं होती। आपका
जो है बटालियन पूरी पूरी ट्रांसफर होती रहती है बार बार, कभी वहां जरूरत है, कभी वहां जरूरत है, कभी वहां जरूरत है। तो पीएसी को इसलिए बच्चा थोड़ा लास्ट में ही रखता है। ठीक है, चलो महिलाओं के लिए भी मैंने बताई, तो मैंने आपको जॉब प्रोफाइल समझा दिया। अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। आपके उस पढ़ने का टाइम किस में मिल जाएगा, तो मैं कहूंगा देखो घुड़सवार पुलिस में भी खूब टाइम मिलेगा और जेल वार्डर में भी फिक्स टाइम है ड्यूटी का। इन दोनों में खूब टाइम है आपके पढ़ने का। विशेष सुरक्षा बल में अधिकतर टाइम फिक्स है, अधिकतर जगह टाइम फिक्स है। और ये जो सिविल पुलिस है ना भाई, इसमें काम बहुत है और कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी बुलाया जा सकता है ना। और थानों में ड्यूटी है तो 24 घंटे ही है, ये समझो। हालांकि 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 12 घंटे बहुत होते हैं भाई। कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र नो कर देंगे। प्रादेशिक सेना में भाई अगर नहीं है तो नो ही करोगे ना। प्रादेशिक सेना में सेवा दी है तो नो करेंगे, अगर नहीं दी है तो। राष्ट्रीय कैडेट कोर अगर ये एनसीसी है तो यस करो, वरना नो करो। अब ये घोषणा सारी टिक करनी पड़ेंगी आपको, पढ़ लेना। और भी आप देखते हो ये सब, राजकीय सेवा से मुझे कभी बर्खास्त नहीं किया गया, मैं घोषणा करता हूं कि मैं राष्ट्रीयता, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, जितने भी ये सब डिटेल दिए सब मेरी करेक्ट हैं। तो वैसा कुछ ये आपका शपथ पत्र है, टाइप जैसे एफिडेविट टाइप देते हो आप, वो है। ठीक है, आगे मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अविवाहित विधवा केवल एक ही जीवित जीवन साथी है। और मैं भी घोषणा करती हूँ मैंने किसी ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसके पहले से जीवन साथी है। तो इसको यस कर देंगे, है ना। ठीक, मैं घोषणा करता हूँ यस, हाँ ठीक है, नहीं है वे मेरा। मैं घोषणा करता हूँ मुझे विधि द्वारा स्थापित न्यायालय किसी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, यस। यस का मतलब इसको नो मत कर देना, नो से उल्टी चीज हो जाएगी। मैं घोषणा करता हूं मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। तो ये बात आपके लिए ठीक है या गलत है, ठीक है ना। हाँ, नहीं ठहराया गया। अगर ठहराया गया है तो इसमें नो करो, फिर नो की डिटेल दो, वे कहाँ कहाँ दोषी ठहराया है उसकी भी डिटेल मांग लेगा। मैं घोषणा करता हूं मुझे किसी भी राज्य की सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है, तो इसको भी यस करके आगे देवरिया और ये प्रीव्यू एप्लीकेशन, ये सब आपका दिख जाएगा। ये एप्लीकेशन सिग्नेचर भी दिखेंगे। और प्रीव्यू एप्लीकेशन में एक बार एप्लीकेशन दिखाता है ये, यहां भी चेक कर सकते हो आप। अगर कुछ करेक्शन होगा तो अभी भी कर सकते हो। फोटो भी आएगा, सिग्नेचर भी आएगा और सारी डिटेल्स आएंगी। सारी डिटेल्स इस तरह से आएंगी। मैंने ब्लैक कर रखा है ताकि डिटेल ना दिखाई दे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है वीडियो तुरंत हटा दिया जाएगा अगर किसी की पर्सनल डिटेल आपने शेयर कर दी तो। ठीक है, तो ये सब आपको दिखाया हुआ है, एक एक चीज जो जो आपने भरी है वो सब ऐसे आएगा प्रीव्यू के रूप में, कि आप अपना फॉर्म देख रहे हैं कि सब एक बार पोस्ट प्रेफरेंस और ये सब कुछ देख सकते हो। नो नो जो आपने भरा, ये टिक किया, यस यस ये आपने किया, सब कुछ आ गया। और फिर ये फाइनली सबमिट, सब कुछ ठीक है, सबमिट करो वरना एडिट करो। अगर कुछ करेक्शन है तो लास्ट में एडिट का ऑप्शन भी, फिर सारे कॉलम फिर से कोई सा भी कॉलम को आप भर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर सबमिट हो गया फिर वो सबमिट है। सबमिट, फिर पे विद एसबीआई ई पे, तो ये सबको पेमेंट तो करनी ही है। तो पेमेंट करेंगे तो भैया ये कोई कहे कि मेरा एसबीआई का अकाउंट या कार्ड होना चाहिए तभी भरवाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो इन्होंने एसबीआई का वो ले रखा, वो अलग बात है। ठीक है, बाकी किसी को ये जरूरत नहीं है एसबीआई के अकाउंट हो पे करने के लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो फिर बढ़ के क्या है, ये टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ कार्ड नंबर कार्ड से करना है तो, और अगर कार्ड से नहीं करना तो यूपीआई का भी ऑप्शन है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। पे नाउ यूपीआई पे क्लिक करते ही ऐसे यूपीआई आएगा, ऐसे स्कैन करो बार कोड को, और 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम है बार कोड को स्कैन करके वो करने का। पेमेंट कर दी, तुरंत ये सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होते ही फिर मामला सही, सब ठीक ठाक है, प्रिंट दे दो। आपका फॉर्म प्रिंट करवा के जरूर रखना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत काम आता है, उस टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो ये आप देख लीजिए कि भाई पेमेंट कंप्लीटेड, ये भी आएगा लिखा हुआ, वरना ये इनकम्प्लीट आता है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है भाई। कई बार सक्सेस हो गया सब कुछ। पे नाउ, ये सब पेमेंट पे नाउ पे, तो ये तो हो ही गया यार पेमेंट का। और वेरीफाई, और ये मतलब ये पे नाउ वो आपको नहीं करना है, पेमेंट तो कंप्लीटेड दिखाएगा, ये 1-2 दिन में शायद ये उनकी तरफ से अपडेट हो जाता होगा। व्यू एप्लीकेशन देखना चाहो फिर से एप्लीकेशन देख सकते हो अपनी, और फिर कुछ और देखना चाहो तो बैच देख सकते हो कि आपको पढ़ाई करनी है
भाई ये तो फॉर्म तो देख लिया, अब पढ़ाई कैसे करें? तो दीवान जी बैच से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए फ्री है। और जो बच्चे अब पढ़ाई एकदम से नया साल देख करके, भाई मुझे तो बिल्कुल जीरो से एकदम हीरो लेवल तक की पढ़ाई करनी है, मेरे पास अभी टाइम बहुत है, क्योंकि होम गार्ड से पहले कोई चांस नहीं लगते एग्जाम होने के, तो ये मई या उसके बाद होगा। तो 4 महीने एक सफिशियंट टाइम है किसी भी बैच को अच्छे से कंप्लीट होने के लिए। तो इसकी क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं 12 जनवरी से। साढ़े तीन महीने में बहुत अच्छे से कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस वगैरह लगातार करते रहेंगे, हम प्रैक्टिस सेट्स भी चलेंगे। तो 639 रुपये में बैच मिल जाएगा इस कूपन कोड के साथ, 12, 13, 14 तारीख तक। 15 तारीख से बैच 799 का ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये सब बातें आपको पता होंगी। बैच कैसे लेना है? तो आप RW ऐप पर जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे और पे, फिर आपका इस पे क्लिक करते ही बाई नाउ में अप्लाई कूपन UPP20 लिख देंगे और आपका ये 799, 639 आ जाएगा और पे कर देंगे। ठीक है, चलो। और ये बुक कल भी मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चों को यूपी जो पुलिस की जीके होती है उससे बहुत बड़ी टेंशन होती है। वो इसलिए क्योंकि उसमें ये टॉपिक्स बाकी एग्जाम्स में नहीं आते, ये वाले जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं जो इस पे लिख रहे हैं। तो इन टॉपिक्स की हमने एक बहुत पतली सी किताब जिसमें क्वेश्चंस भी हैं और थ्योरी भी है, एक किताब बना दी है जो 10 जनवरी को लॉन्च हो रही है यूपी पुलिस के लिए स्पेशल। वही टॉपिक्स जो आपको जीके में टेंशन देते हैं, ये 18, 20, 22 जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के भरपूर क्वेश्चंस, और इन सभी टॉपिक्स से एक एक जो जो नाम लिख रहे हैं एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये थी आज की वीडियो फॉर्म से संबंधित। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कुछ रह गया हो तो जरूर बताना। हाँ, एज का मैटर अगर आप पूछ रहे हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए आज ट्विटर अभियान भी चला, तो बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव आपका अभियान गया है। शायद 1-2 दिन में ही आपका जो शासनादेश है वो जारी होने वाला है। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, मतलब वो पूरी तरह से साइन वाइन हो चुका है। तो ये खबर आपको दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर के छूट मिल रही है, तो टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, नमस्ते।